नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव पर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से चर्चा की शुरुआत गीता भुक्कल ने की। गीता भुक्कल ने जेल में बैठे अपराधियों की ओर से नेताओं, व्यापारियों को धमकियां मिलने का मुद्दा उठाया और मौजूदा हालात में महिलाओं के सुरक्षित न होने की बात कही। वहीं कानून व्यवस्था पर विपक्ष के हमलों का जवाब संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने आंकड़ों के साथ दिया। कानून व्यवस्था पर हुई चर्चा में 2 घंटे तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सबसे बड़ी है प्रदेश के लिए। सरकारें आई हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के मद्देनजर सरकारें गिरी भी हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर का सवाल, जो मुद्दा है, वो जोरों शोरों से सदन के अंदर उठा रहा है। ऐसे में सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? हालांकि कई जगह पर बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी बदल दिए गए, कईयों का तबादला किया गया, कईयों को लाइन हाजिर कर दिया गया। सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पैनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जो बीते समय में हत्याकांड हुए, चाहे मनीषा हत्याकांड की बात करें या फिर और बढ़ते हुए अपराधों की, व्यापारियों में डर है, लोगों में डर है और इस डर के सहारे ही विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से सरकार के सामने उठा रहा है, सदन में सरकार को घेर रहा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार आगे भी अपना पक्ष रखेगी। अभी 1 से 2 दिन का सत्र है और उस सत्र के दौरान क्या कुछ पक्ष सरकार के द्वारा रखा जाएगा, सैनी सरकार के द्वारा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन सरकार की क्या तैयारियां, विपक्ष कानून के मुद्दे को लेकर क्यों सरकार को घेर रहा है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। मंगलवार को विधानसभा सत्र के तीसरे दिन प्रदेश में विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। प्रदेश की कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति पर प्रस्तावक गीता भुक्कल का कहना था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है। जेल में बैठे अपराधी नेताओं को ही गोली मारने की धमकियां दे रहे हैं। बिजनेसमैन को रंगदारी देने के लिए भी धमकियां दी जा रही हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। शराब कारोबारी की हत्या, प्रिंसिपल की हत्या, ये हो क्या रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम रोको प्रस्ताव बिगड़ती कानून व्यवस्था पर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारा हरियाणा प्रदेश बहुत ही शांति, भाईचारे और अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता था, एक प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए जाना जाता था। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि स्वयं होम मिनिस्टर भी हैं, वैसे उनको जरूर बैठे होना चाहिए, यहाँ पर जरूर बैठे होना चाहिए, क्योंकि वो खुद स्वयं जो है गृह मंत्री हैं और इस मुद्दे को सदन को, अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। किसी भी प्रदेश की खुशहाली, तरक्की अच्छे कानून व्यवस्था पर निर्भर करती है। गौरतलब है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार की ओर से विपक्ष के हमलों का संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने जवाब दिया। उन्होंने आंकड़े देकर दावा किया कि अपराध इतने बेकाबू भी नहीं हैं जितना विपक्ष शोर मचा रहा है। ढांडा ने एक के बाद एक गैंगस्टर्स के एनकाउंटर का हवाला दिया। जिस तरह से यहाँ पर पढ़कर बताया गया, सर, मैं उसी में मैं कहना चाहूंगा कि डकैती के मामलों में सर, मैं आंकड़ों पे बोल रहा, मैं कोई एक भी शब्द ऐसे नहीं बोलूंगा। आंकड़ा सर, मैं डकैती के बारे में बता रहा हूं, बीच में कोई ना बोले। 49% सर डकैती, 2004 में 52, 2014 में 172 और 2024 में 87, यानी 49.4% की
गिरावट आई सर। गौरतलब है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गर्मा गर्मी के बीच सरकार की ओर से कुछ और विधायकों ने भी विपक्षी दल कांग्रेस और इनेलो को घेरने की कोशिश की। सत्र के तीसरे दिन प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनने के बाद लाखों लोगों के बीपीएल कार्ड काटने पर भी हंगामा हुआ। बुधवार को सत्र का आखिरी दिन होने के चलते सदन में माहौल सामान्य रहेगा, इसकी उम्मीद कम है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में आज की कार्रवाई क्या कुछ रही है, सबसे पहले वो जानने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे कहना चाह रहा हूं, आज सत्र की कार्रवाई में क्या कुछ देखने को मिला है? विपक्ष जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा रहा है, हम चर्चा भी कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है और इसको ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता भी रहा है। मौजूदा स्थिति में आज सत्र की स्थिति क्या कुछ रही है और विपक्ष के आरोपों पर सरकार का जवाब कितना सटीक बैठता है? देखिए सौरभ, हम हरियाणा के खुशहाल होने की बात करते हैं, विकसित राज्य है, प्रगतिशील राज्य है, दिल्ली के नजदीक होने का हरियाणा को फायदा मिला है, लोगों के संसाधन बढ़े, कमाई बढ़ी है, लोग ऐशो आराम कर रहे हैं। अगर कारों की बिक्री होती है, महंगी कारें वो हरियाणा में भी लाई जाती हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा अच्छा है, लोग जिंदगी को आसानी से और उस तरीके से जीना चाहते हैं जिसके लिए जिंदगी मिलती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है, सरकारें कहा करती हैं जहां अमन चैन होता है वहां खुशहाली होती है, वहां विकास होता है, बेखौफ माहौल होता है। हमने इसी प्रोग्राम में कई बार चर्चा उठाई सौरभ, बड़ी गंभीर बात है बिल्कुल कि बीजेपी रूल स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश भी है, गुजरात है, अक्सर हम ये चर्चा इस प्रोग्राम में करते रहे हैं। वहां भी बीजेपी की सरकारें कई बार गुजरात में बनी, आज तक चल रही है, मध्य प्रदेश में भी तीसरी चौथी बार सरकार आई है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी अच्छी है कि महिलाएं रात को अकेले घर से सैर करने जा सकती है, गहने पहनकर। मैंने एक बॉम्बे की महिला का इंटरव्यू किया था कभी, वो कहती कि हम रात को 12 बजे गहने पहनकर आइसक्रीम खाने 2 महिलाएं या अकेली भी जा सकती है, कोई डर नहीं। महिलाओं को रात को 12 बजे भी सड़क पर जाए कोई डर नहीं। लेकिन ये स्थिति हरियाणा में आज की बात नहीं, पिछले 20 साल 25 साल तक देख ले, कोई भी सरकार रही हो, महिलाएं ये हिम्मत नहीं कर सकती कि दिन ढलने के बाद 8 बजे के बाद महिला घर से बाहर निकल जाए। ये असलियत है। तो ये स्थिति क्यों है? यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। दरअसल शुरू से ही यहाँ पे थोड़ा सा कोई भी सरकार रही, पार्टी रही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे सरकार हमेशा घेरी रही है। लॉ एंड ऑर्डर को मसले को विपक्ष ने हथियार बनाया। चुनाव होने से पहले जब ये मामला उठाया जाता है तो कई बार ऐसा भी हुआ कि सरकारें बदल गई या सरकारों पर जोरदार हमले हुए। लॉ एंड ऑर्डर मसला ऐसा है। अब देखिए, महिलाओं से छेड़छाड़ी, परसों पानीपत की घटना थी। पानीपत की घटना सरेआम जीटी रोड जो शहर के नीचे है, ऊपर से फ्लाईओवर है, राह चलते दोपहर को 2 बाइक सवारों ने लड़की को बैक टच किया, अभी सबके सामने। उनकी हिम्मत देखिए। बिल्कुल, मतलब महिलाएं दिन में भी सुरक्षित नहीं है। तो हालांकि पुलिस ने 24 घंटे से पहले उन दोनों आरोपी युवकों को पकड़ लिया, जेल में है। लेकिन जो इस तरह की महिलाओं से छेड़खानी की घटनाएं हैं, वायलेंस है, लूट खसूट है, चेन झपटी है, पर्स छीन लिया, डकैती पड़ गई, मर्डर हो गया, इस तरह के अपराध हरियाणा में पिछले 20 सालों से कोई भी सरकार, कांग्रेस की भी रही है, लेकिन ये डर का माहौल हमेशा रहा है। चूंकि ये तीसरी बार की सरकार और मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है, बिल्कुल, तो उनको मेरे को लगता है संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ, चूंकि जवाबदेही भी, अगर अधिकार है तो जवाबदेही भी है। तो जिस तरीके से विपक्ष घेर रहा है, मेरे को लगता है सरकार को बहुत गंभीरता से मसला लेना चाहिए। और दूसरा इशू आज था प्रश्न काल वाला, जो एक सवाल के बीपीएल कार्ड लाखों की संख्या में कट गए हैं। हाँ, विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि चुनाव से पहले, विधानसभा या लोकसभा चुनाव से पहले भी जिन लोगों की जैसे परिवार पहचान पत्र में गलतियां थी उनको ठीक कराना था, या बीपीएल कार्ड थे या कोई और थी, उनको बुलाया गया, हेल्प डेस्क लगाए गए, कैंप लगाए गए और बीपीएल कार्ड बड़ी आसानी से बने, क्योंकि चुनाव थे, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। धड़ाधड़ कार्ड बनाए गए बीपीएल। विपक्ष का आरोप है कि तब आपको वोट चाहिए थे, अब चुनाव हो गए, तीसरी बार सरकार बन गई, अब वही कार्ड काटे जा रहे हैं जांच के नाम पर। हालांकि सरकार कह रही है कि वेरिफिकेशन हो रही है, सर्वे हो रहा है, कुछ लोगों ने गलत भी बनवाए होंगे, गुमराह किया होगा, ठीक बात है। ये भी 10, 15, 18, 12% लोगों ने गलत भी बनवाए होंगे, अधिकारियों से मिलके सर्वे कर कर्मचारियों को प्रभावित करके किए होंगे। लेकिन इतने सारे कार्ड एक साथ कट जाए, ये इस पर भी सवाल उठते हैं, जो विपक्ष आज विधानसभा में सवाल उठा रहे हैं। ठीक है महेश, सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का हमेशा से हम चर्चा भी करते रहे हैं,
क्या अब ये माना जाए कि चुनौती बनता जा रहा है मौजूदा सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, क्योंकि लंबे समय से ट्रिपल इंजन की सरकार है अब तो प्रदेश में, और हरियाणा में भी हैट्रिक की है सरकार ने। आखिर चुनौती बना है तो क्यों विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस की कोशिशों में कमी लगातार देखने को मिली है। इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने में पुलिस को हालांकि हाईटेक करने की कोशिश की गई, 112 मैकेनिज्म डेवलप किया गया, रिस्पांस टाइम घटाने की कोशिश की गई, डिजिटलाइज पुलिस को किया गया, जीपीएस लोकेशन का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह का रिएक्शन अपराधियों के खिलाफ पुलिस का होना चाहिए था, मुझे लगता है कि बीते एक दशक में वो नहीं हो पाया। और यही वजह कि नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री, बतौर गृह मंत्री, उनके लिए हालात को संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है। और डीजीपी भले ही स्मार्ट डीजीपी माने जाते हो, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद उनसे हाल फिलहाल की जा रही है, उन उम्मीदों पर हरियाणा प्रदेश के डीजीपी भी खरा नहीं उतर पा रहे हैं। एक दशक की ये कमजोरी है जिसका नुकसान अब हरियाणा प्रदेश में सरकार को झेलना पड़ रहा है और हरियाणा प्रदेश के लोगों को झेलना पड़ रहा है, और इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। जिस तरीके से मेरे सहयोगी देवेंद्र जी ये जानकारी दे रहे थे कि शाम के समय महिलाएं जेवर पहनकर नहीं निकल सकती, आप भरी दोपहर पर किसी कमजोर लड़के को गले में सोने की चेन पहनाकर किसी भी शहर में निकाल कर देख लीजिए, पता लग जाएगा। वो चेन पहनकर वापस घर तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि चेन तोड़ ली जाएगी। शाम के समय भी, दिन ढलने के वक्त भी और दोपहर के वक्त भी अगर कोई गले में महिला सोने की चेन पहनकर निकल पड़ी है तो वो बाजार क्रॉस कर वापस अपने घर तक चेन के साथ नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो चेन तोड़ ली जाती है। ये असुरक्षा का जो माहौल है वो हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रहा है। रात का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, दिन ढलने की जरूरत नहीं है, महिला के अकेले या किसी के साथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर महिला छोड़िए, पुरुष भी अगर सोने की कोई भी चीज पहनकर निकलने की कोशिश बाजार में करे या अकेले किसी जगह से गुजरने की कोशिश करे तो वहां पर हो सकता है कि सोना उससे छीन लिया जाए। तो हालात तो बदतर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सियासी भाषा चाहे जो भी इस्तेमाल की जाए, भले ही आंकड़ों के जरिए साबित करने की कोशिश की जाए कि चौटाला राज में जो है आपराधिक घटनाएं इतने प्रतिशत थी, हुड्डा राज में इतने प्रतिशत थी और आज इतने प्रतिशत है। पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर है, तो ऐसे में उनके आंकड़े गिनवा कर अब क्या मिलने वाला है? 11 सालों में आपने कितनी बेहतरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की, ये आपको साबित करना है। तो ऐसे में यहां हुड्डा राज के 11 साल पुराने आंकड़े जाहिर अगर हरियाणा विधानसभा में किए जा रहे हैं तो इससे सरकार क्या साबित करना चाहती है? अगर कहीं कोई असुरक्षा का भाव है, अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, अगर धमकियां मिल रही हैं, तो फिर ये कमी पुलिस की है, गृह मंत्री की है, खुद मुख्यमंत्री की है, भारतीय जनता पार्टी की है। जिस तरह का रिएक्शन अपराधियों के खिलाफ होना चाहिए था, नहीं किया गया। मैं जिक्र यहाँ पर उत्तर प्रदेश का करना चाहूंगा। मुझे याद है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने से पहले हरियाणा के जो जिले उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं, तो वहां पर एक कहा जाता था कि आप गाड़ियों का जत्था बनाकर ही निकले, और यह भी सुनिश्चित किया जाता था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक गाड़ी उस जत्थे के आगे चलती थी और एक गाड़ी उस जत्थे के पीछे चलती थी। आज उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से से, किसी भी हाईवे से आप आधी रात को गुजर जाइए, कहीं किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, जत्थों में चलने की जरूरत नहीं है। ये बदलाव कैसे आया? बिल्कुल, बदलाव के लिए कहीं ना कहीं बदलाव की हरियाणा प्रदेश में भी जरूरत थी। जो एक्शन योगी आदित्यनाथ ले रहे थे, मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें ये कहा गया कि उनकी तरफ से गैर कानूनी की जा रही है, वो अपराधियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, वो फर्जी डर बैठाना जरूरी है, इस तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन मुझे लगता है कि उस तरह का रिएक्शन जो कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ देखने को मिला, हरियाणा में बीते एक दशक में वो नहीं किया गया, और इसी का खामियाजा आज हरियाणा के लोगों को उठाना पड़ रहा है। वीरेंद्र जी, जो आंकड़े मुख्यमंत्री गिना रहे हैं कि एक साल में 7 गैंगस्टर मारे, 47 मुठभेड़ में पकड़े गए, 2024 का आंकड़ा भी उन्होंने गिनाया है, 42 पुलिस की मुठभेड़ हुई, 7 गैंगस्टर मारे गए, 17 का आंकड़ा भी वो गिना रहे हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं इन आंकड़ों से? और अगर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, सरकार की है, तो वो क्यों नहीं सुनिश्चित कर पा रहे? देखिए, आंकड़े की जहां तक बात है, देखिए सत्ता पक्ष अपने पक्ष के आंकड़े रखता है जी। महिपाल ढांडा ने भी कहा है कि ये देखिए आबादी भी बढ़ गई है, आबादी बढ़ने के साथ साथ अपराध भी बढ़े हैं, तो वो अगर हम अपराध दर निकालेंगे तो निश्चित रूप से आबादी बढ़ने के साथ बड़ी नजर आएगी। कांग्रेस अपने शासनकाल की चर्चा करना चाहेगी,
भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के शासनकाल को घेरना चाहेगी। ये तो आंकड़ों का खेल है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अपराध बढ़े हैं, लेकिन सरकार की नीति और नीयत में कोई अंतर है, कोई उस पर संदेह करता है, ऐसी बात नहीं है। कौन सरकार चाहेगी कि राज्य में अपराध बढ़े? लेकिन यहाँ के हालात ही ऐसे हो गए हैं, तो उसमें कुछ राजनीतिक संरक्षण भी हो सकता है, पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह भी हो सकता है, सरकार समय समय पर बैठकें करती रहती है। और सबसे बड़ी जिस तरह से अपराध हम गिना रहे हैं, उसके अलावा जो सबसे बड़ा अपराध जो चुनौती के रूप में उभर कर आ रहा है वो है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम इतना बड़ा उसका नेटवर्क हो गया है कि हर व्यक्ति को डर लगा रहता है। जिस तरह से साइबर के माध्यम से जिस तरह से पैसे निकाले जा रहे हैं, लोगों को ठगा जा रहा है। हालांकि देखिए साइबर जो है सेल भी बनाए गए हैं, साइबर थाने बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है साइबर अपराध रुक नहीं रहे जी, और ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। और देखिए महिला थाना बनाए गए थे, बड़ा पवित्र उद्देश्य था, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है? वो उत्पीड़न के केंद्र बन गए हैं। देखिए सरकार की नीयत तो ठीक थी, महिला थाने बनाए ताकि महिलाओं को न्याय मिले, महिलाएं अपनी बात कह सके, वहां महिलाओं की नियुक्ति की गई, लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगा। तो महिला थाने का भी आज विधानसभा में जिक्र हुआ, तो लेकिन देखिए उद्देश्य तो पवित्र था, उसमें हम सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा सकते जी, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों ने दुरुपयोग शुरू कर दिया। तो मतलब कुल मिला के ऐसी व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है, और पुलिस को बड़ा चुस्त बनाने की आवश्यकता है, आधुनिक रूप से जो है सशक्त बनाने की आवश्यकता है। अपराध के तरीके बदलते जा रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और साइबर अपराध के लिए इस पर अंकुश लगे। ये देखिए ये सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में होने वाली है जी। और दूसरे जो अपराध का तरीका बदलता जा रहा है, जो अपराध पुराने तरीके से होते थे, अब उस ढंग का तरीका बदल गया है। अब नए नए अपराधी गिरोह आ गए हैं, वो उनकी कार्यशैली अलग है। क्या उसके मुकाबले पुलिस उतनी प्रशिक्षित है? क्या पुलिस को उस ढंग से प्रशिक्षित किया जा रहा है? तो ये अलग ढंग के प्रश्न है। देखिए पुलिस समय समय पर इसका विश्लेषण करती रहती है, और जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध मतलब जो है आबादी बढ़ रही है, और आबादी बढ़ने के साथ साथ जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो चाहे बेरोजगारी है, चाहे अन्य कारण है, जो युवाओं में असंतोष है, तो वो भी अपराध की तरफ जा रहे हैं। और हालांकि देखिए जो है जुआ और सट्टे पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो ये नहीं, जो नशे की प्रवृत्ति है, नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ भी आज भी अभियान चलाया गया है, लेकिन पुलिस की जो सांठगांठ होती है, ये बड़ी चिंता का विषय है। इस नेटवर्क को तोड़ना शासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये बेहद अहम बात आपने कही है, और इसीलिए शायद अपराधियों में डर नहीं है। एसटीएफ के गठन के बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अपराधी हरियाणा राज्य छोड़कर भाग रहे हैं। कैसी स्थिति है मौजूदा समय में वीरेंद्र जी? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकता कि अपराधियों में कोई डर पैदा हो। अपराधी निरंकुश हैं और अपराधियों को कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया में जिस तरह से उनका महिमा मंडन किया जाता है, इससे जो युवा वर्ग है वो अपराध की ओर बढ़ रहा है, ये हम सबकी चिंता का विषय है। बिल्कुल। और उसके अलावा हम जो है कि अपराधी जो है एक आकर्षण पैदा होता जा रहा है, और वो जो आकर्षण है समाज के लिए चिंता का विषय है। और इसके अलावा जो पुलिस तंत्र है, पुलिस तंत्र की जो सांठगांठ है, ये अपराधियों से सांठगांठ है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि देखिए पुलिस इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए समय समय पर अपने ढंग से कार्रवाई भी करती है, कुछ लोग पकड़े भी जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है समाज की चकाचौंध इतनी प्रभावित करती है कि पुलिस के कुछ लोग भी इस दिशा में बढ़ जाते हैं, और इससे समाज का काफी नुकसान होता है। तो एक बात तो है कि राजनीतिक संरक्षण है, पुलिस में तबादले जो है वो ऑनलाइन क्यों नहीं होते, वो मेरिट के आधार पर क्यों नहीं होते, उसमें राजनीतिक संरक्षण होता है। तो ये भी एक हालांकि देखिए जो पुलिस अधीक्षक है उनके लिए तो मापदंड बनाए गए हैं, उनके कार्यकाल के लिए मापदंड बनाया गया है, कई बार उसका भी पालन नहीं होता। तो मतलब अब पुलिस में जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार अपने ढंग से प्रयास कर रही है। और ये मैंने पहले भी कहा कि कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि अपराध बढ़े जिससे उसे बदनामी झेलनी पड़े। ठीक है। तो सरकार की मंशा तो रहती है, लेकिन कई बार सरकार भी विवश हो जाती है, कुछ राजनीतिक संरक्षण होता है, और कुछ ऐसे हालात होते हैं कि सरकार उन पर काबू नहीं पा सकती। हालांकि मुख्यमंत्री आज अब जवाब देंगे, उनके जवाब का लबा-लबाव यही होगा कि अपराध कम हुए हैं, अब एफआईआर दर्ज होती है, आंकड़े बताए जाएंगे, सुनवाई होती है, हमने बहुत ज्यादा प्रबंध किए हैं व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो सरकार अपने ढंग से अपनी बात कहेगी, लेकिन विपक्ष है, विपक्ष का दायित्व भी है कि वो सरकार को समय समय पर सचेत करता रहे। बिल्कुल। देवेंद्र, अब सवाल ये जो महेश ने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में अब वो स्थिति नहीं है जो पहले देखने को मिलती थी। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा था जहां अपराध का ग्राफ बहुत ज्यादा था,
अब एनसीआरबी की रिपोर्ट हरियाणा को लेकर क्या कुछ कहती है? अगर बीती रिपोर्ट की हम बात करें, उस पर थोड़ा सा विचार करने की कोशिश करें तो। देखिए सौरभ, क्राइम बढ़ने के कई कारण है। एक बात तो 6 जिले यूपी से हरियाणा के सटे हुए हैं। यमुनानगर शुरुआत होती है, यमुनानगर से करनाल, पानीपत, सोनीपत, यमुना फिर दिल्ली जाती है, दिल्ली से फरीदाबाद, पलवल। 6 जिले बिल्कुल सटे हुए हैं। जैसे पानीपत की बात करूं, पानीपत से 18-20 किलोमीटर दूर यमुना है। यमुना के उस तरफ किनारे पे यूपी शुरू है, इधर हरियाणा है। तो यूपी से बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में हरियाणा में आते हैं, पानीपत आते हैं, सोनीपत, करनाल, फरीदाबाद, पलवल, यह सब जगह ज्यादातर इंडस्ट्री है। वो यूपी में कई लोग क्राइम किए होते हैं, वहां पुलिस से बचने के लिए यहाँ के काम धंधा करने लगते हैं। एक तो ये है। दूसरा, चूंकि लूट खसलूट है यूपी में, मोदी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, दबाव बढ़ा है, तो वो कुछ लोग इधर शिफ्ट कर गए हैं। ये वजह है 6 जिलों का लगना, क्रिमिनल्स का हरियाणा में उनकी आमद होना। उसके अलावा अब देखिए आजकल तनाव बढ़ गया है। सामाजिक परिस्थितियां क्या है? पिछले कई दिनों में हम देख रहे हैं, पत्नी ने पति का कत्ल करवा दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, लगातार कई घटनाएं चल रही हैं। ये सामाजिक परिस्थितियां हैं, तनाव है, बेरोजगारी वाला इश्यू है। और मैं ये भी कहूंगा कुछ हद तक सबके लिए नहीं, हरियाणा पुलिस की इंटेग्रिटी और लॉयल्टी पर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कोई संदिग्ध है। कोई लोग चाहते हैं कि सरकार की परेशानियां बढ़े लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर, शायद उनकी निष्ठा कहीं और है। कुछ परसेंट ये लोग हो सकते हैं। तो बहुत सारे, अब साइबर क्राइम की सोनी जी ने बात की, साइबर क्राइम के थाने खुले हुए हैं। पानीपत में ही हमने अब देखा थाना खुला, लेकिन जहां वो आदमी बैठाए गए वो ट्रेन नहीं है, साइबर क्राइम की स्किल नहीं है, उनकी स्किल डेवलपमेंट नहीं है, पूरा स्टाफ नहीं है, उनका सक्सेस और रिकवरी रेट बहुत कम है। ठीक है। अगर 100 शिकायतें आई हैं तो बामुश्किल 10-12 उनका रिकवरी और सक्सेस रेट है। मतलब स्किल डेवलपमेंट नहीं है, संसाधन नहीं है, मैन पावर नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, सारी चीजों को मिला दें तो अपराध बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। देवेंद्र, शॉर्ट में जवाब लूंगा सवाल का। महेश, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। आज आप एक मामला बता रहे हैं पानीपत का, उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ पता लगा है? देखिए 2 दिन पहले ये था, बागपत यूपी के 2 लड़के थे, दिन दहाड़े सड़क से गुजर रहे थे, 3 लड़कियां क्रॉस खड़ी थी। जो पीछे बैठा था उसने एक बैग टच किया एक लड़की को, पीछे से कोई गाड़ी आ रही थी, कार, उसने हो सकता है उसने 2-3 बार किया हो, तो पीछे कार वाले ने उसका वीडियो बना लिया और वो वायरल हो गया। पुलिस को ये लगा कि दिन दहाड़े, पुलिस का कोई डर नहीं, हालांकि 24 घंटे के अंदर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाइक से पहचान की गई, क्योंकि पुलिस की छवि और इज्जत का सवाल था, प्रतिष्ठा का। तो दोनों बागपत के थे, जो पानीपत में पुराने कपड़े लेने आते थे, इस तरह का व्यापार करते थे, तो वो भी यूपी के थे। तो यूपी की वजह से भी हरियाणा में दिखते हैं क्राइम की जो है, लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी सी कुछ वजह ये भी है कि यूपी का साथ लगना। तो पुलिस ने उसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई की है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है। महेश, कैसे निकले समाधान? विपक्ष हमलावर है, समाधान एक लंबे समय से कानून व्यवस्था का जस्का था, सदर में लटका हुआ है, चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। देखिए, बात विपक्ष की नहीं है, मानसून सत्र है, वो खत्म हो जाएगा, 1 आध दिन की बात। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा हरियाणा के सामने इस वक्त खड़ा है वो नशाखोरी का खड़ा है। एक एक गांव में, एक एक कस्बे में, छोटे छोटे इलाके में, या कहें कि पहले ये पुरुषों तक सीमित था, अब लड़कियों में देखने को मिल रहा है। जनरेशंस बर्बाद हो रही हैं, आने वाली पीढ़ियां हरियाणा प्रदेश की बर्बाद हो रही हैं। पहले आपने उड़ता पंजाब सुना होगा, आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि आपको उड़ता हरियाणा नजर आए। ये हालात बद से बदतर हो रहे हैं। नशे को रोक पाने में सरकारें नाकाम हो रही हैं। उसके पीछे एक और बड़ी वजह जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि युवाओं में बेरोजगारी का संकट सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकारें इम्तिहान पर इम्तिहान ले रही हैं, रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है। सरकारी नौकरी अगर किसी को नहीं मिली तो प्राइवेट नौकरी को लेकर क्या व्यवस्था है? अगर इस तरह की कानून व्यवस्था होगी तो फिर कैसे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तो आप इंतजार छोड़िए, हरियाणा प्रदेश में बाहर के राज्य से कोई बड़ी कंपनी क्यों अपना इन्वेस्टमेंट करेगी अगर इस तरह की कानून और व्यवस्था प्रदेश में देखने को मिलेगी? बेरोजगारी की वजह से युवा नशे की गर्त में जा रहा है, बेरोजगारी की वजह से पारिवारिक एक जो सामाजिक माहौल है वो खत्म हो रहा है, और बेरोजगारी की वजह से ही जो अवसाद की स्थिति पैदा हो रही है उसी में लड़के और लड़कियां नशे की गर्त में जा रहे हैं। हरियाणा तबाह हो रहा है। ये किसी मॉनसून सत्र में सिर्फ आवाज उठाने की बात नहीं है, ये जनरेशंस को संभालने की बात है। वीरेंद्र जी, शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा। राज्य में संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए एसओपी का गठन किया गया है। सरकार प्रयास तो लगातार कर रही है, बातें भी कर रही है, दावे भी कर रही है, उसका असर आने वाले समय में क्या
अपेक्षा की जा सकती कि असर उसका देखने को मिलेगा? मौजूदा समय में तो फिलहाल सिफर ही नजर आ रहा है और जो मुद्दे, जो प्रकरण निकल कर आ रहे हैं वो वाकई में चौंका रहे हैं। डीजीपी को देखें तो वो सरकार को काफी अपेक्षा है। उन्होंने जहां भी गए हैं पुलिस प्रशासन में काफी बदलाव किया है, उसके कुछ परिणाम भी आए हैं, लेकिन एकदम जो पुराना ढर्रा पड़ा हुआ है उसको बदलने के लिए काफी समय चाहिए। बिल्कुल। और वो देखिए सरकार के प्रयास के बावजूद भी अपराध रुक नहीं रहे हैं और अपराध तो बढ़ेंगे ही, लेकिन उसके मुकाबले में क्या हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है, क्या प्रशिक्षित लोग हैं? और इस तरह से आज अशोक अरोड़ा जी ने विधानसभा में बड़ी बात कही कि सरकार का तो अपने कार्यक्रम जयंतियां बनाने में लगी हुई है, मतलब पुलिस का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। जो पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, तो पुलिस को उसके लिए समय देना चाहिए। भाई पुलिस का उपयोग उसी काम के लिए होना चाहिए। और अब देखिए जितने भी अभी भी जो प्रमुख लोग हैं, राजनीतिक हैं, संत हैं, उनको भी एक तरह से जो सरकारी सुरक्षा दी जा रही है वो भी एक जो गनमैन है, अंगरक्षक मिलना एक स्टेटस संबल बना हुआ है। कई राजनेता ऐसे हैं जो कि अपने आप को सरकारी अंगरक्षक प्राप्त करके अपने आप को एक प्रतिष्ठा का सूचक मानते हैं। तो इस प्रवृत्ति को भी बदलनी होगी ताकि जो पुलिस की पूरी ऊर्जा है वो अपराध नियंत्रण पर लगे, कानून व्यवस्था की स्थिति में लगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। आने वाले समय में विपक्ष सरकार को इसी मुद्दे पर घेर सकता है और तमाम मुद्दे बीपीएल कार्ड का है, तमाम जनता जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर सरकार का क्या पक्ष रहेगा, क्या रुख रहेगा, देखना होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।